हेलो फ्रेंड्स। आज एडमिशन चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना या रीअसेस करना क्यों जरूरी है। तो इसका एक सिंपल रीजन है कि हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर करते हैं। तो नियर फ्यूचर में जो नया पार्टनर आएगा आफ्टर न्यू एग्रीमेंट, जितने भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसको वो लोग एक फिक्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में शेयर करेंगे, और ऐसे ही ओल्ड पार्टनर भी शेयर करते हैं। तो हमारे जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं उसके रीवैल्यूएशन के कारण, उसके रीअसेसमेंट के कारण जितना भी प्रॉफिट या लॉस बिजनेस के अंदर अराइज होता है उसका जो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है नए पार्टनर को ना मिले, इसके लिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इज रिक्वायर्ड। जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनमें जितना भी चेंजेस आते हैं, जितना भी उनमें प्लस माइनस होता है, वहां से जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं वो आपस में शेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसके बाद ये शेयर करने के बाद क्या करते हैं, जो नया पार्टनर आता है उसके साथ एक नया एग्रीमेंट बनता है और उसके बाद हमारा बिजनेस नॉर्मली कंटिन्यू होता है। लेकिन ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज को हम बुक्स के अंदर नोट कैसे करेंगे या उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, उसके दो तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट, when revised or changed values are not to be recorded in the books, means at present हमारी जो वैल्यूज बुक्स के अंदर हैं, आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हम उन्हीं वैल्यूज के साथ बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। एंड सेकेंड, when the revised values are to be recorded in the business. फर्स्ट, जब हम नई वैल्यूज को कंसिडर नहीं करते हैं, हम पुरानी वैल्यूज के साथ ही बिजनेस में कंटिन्यू करना चाहते हैं। और सेकंड, जब हम न्यू वैल्यूज को बिजनेस के अंदर, अपने बुक्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। हमारे ये दो मेथड्स हैं जो हमारे जो एसेट्स से लायबिलिटीज के अंदर जो न्यू वैल्यूज आती हैं, जो चेंजेस आते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो आइए चलते हैं फर्स्ट मेथड की तरफ, when revised or changed values are not to be recorded। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन का जो नेट इफेक्ट आता है दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। और उसके बाद जितना भी हमारा ये नेट इफेक्ट आया है, वेदर इट इज अ प्रॉफिट और लॉस, इट इज टू बी एडजस्टेड बिटवीन द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और गेन। हमारे जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया या जितना गेन कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट पे एडजस्ट कर देते हैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट के थ्रू। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेन और सेक्रीफाइस ऑफ द पार्टनर्स। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री। और हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और जो हमारे ओल्ड पार्टनर से जनरली उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं इन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। नया पार्टनर हमेशा गेन करता है, हम उसको डेबिट करते हैं। और इन केस अगर यहाँ पर कोई और पार्टनर भी गेन कर रहा है तो हम उसको भी डेबिट करेंगे। और जो पार्टनर्स हमारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्रीफाइस। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके गेन के शेयर के अकॉर्डिंग हम उसको डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देन वी हैव सेकंड मेथड, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब बिजनेस के अंदर हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की नई वैल्यूज को हमें रिकॉर्ड करना होता है तब हम क्या करेंगे। उसके लिए हम जो नई वैल्यूज हैं उसको बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारे जो एसेट्स हैं या जो लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वेदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लाइक एसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज, एंड सिमिलरली लायबिलिटीज में ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। After that, the profit, gain or loss from these figures are to be calculated and are shared between the old partners in old profit sharing ratio। ये जो हमारे assets और liabilities के values के अंदर जितना भी
प्लस या माइनस हुआ है, जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसके कारण हमारा जितना भी प्रॉफिट आया या जितना भी गेन आया, दैट इज टू बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके लिए जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारी लायबिलिटीज हैं, जब इनके अंदर प्लस होता है या माइनस होता है, जब ये इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो उनके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, कुछ जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो आइए उनको देख कि सबसे पहले when there is increase in the value of assets account will be debited and revaluation account will be credited। जब हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट्स डेबिट होता है और हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। देन अगर हमारे जो एसेट्स हैं अगर उनकी वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं तो उस कंडीशन में हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और हमारे जो एसेट्स अकाउंट है वो क्रेडिट होंगे। ऐसे ही जब हमारे लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो उस कंडीशन में हमारा जो लायबिलिटी है वो क्रेडिट होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अगर हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो लायबिलिटीज अकाउंट है वो डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। देन इफ देयर इज एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर हमारे पास कोई ऐसा एसेट्स है जिसको अभी तक हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो उस कंडीशन में हम उस पर्टिकुलर एसेट्स को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसके जस्ट अपोजिट अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उस कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। अब देखिए यहां पर जो हमने कुछ जर्नल एंट्रीज की हैं रिगार्डिंग द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इन केस देयर इज अ प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन में जितना भी बैलेंस आएगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स। हमारे जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उसके अंदर हम वो जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको शेयर कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड इफ देयर इज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दैट विल आल्सो बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उस कंडीशन में हमारे जो पार्टनर्स हैं ओल्ड वो डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी रिगार्डिंग द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर इन सभी एंट्रीज को हम पोस्ट करें टू फॉर्म अ रिवैल्यूएशन अकाउंट तब देखिए क्या होगा। सबसे पहले अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट में आएगा और इन केस अगर हमारे जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू डाउन जा रही है तो वो डेबिट में आएगा। ऐसे ही अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही हैं तो डेबिट में आ रहा है और अगर हमारे जो लायबिलिटीज है डिक्रीज करेंगे तो वो क्रेडिट में जाएगा। अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो क्रेडिट में आएगा और अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल देखेंगे, जो साइड कम है वहां बैलेंस आएगा। इफ देयर इज अ बैलेंस ऑन डेबिट इट विल बी प्रॉफिट एंड इफ देयर इज अ बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड इट विल बी लॉस। तो अगर हमारा जो बैलेंस डेबिट में आता है प्रॉफिट है और अगर क्रेडिट में आता है तो लॉस है, तो बैलेंस दैट विल बी आइदर ऑन डेबिट और क्रेडिट। जो भी बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम क्या करेंगे, हमारे जो पार्टनर्स हैं ओल्ड उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारे पास दो मेथड्स थे टू रिकॉर्ड द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट व्हेन द न्यू वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, सेकंड when the values are to be recorded। तो आइए इनको कुछ क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। एक नोट है हमारे पास यहाँ पर, अगर हमारे जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है तो इनका जो बैलेंस आया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमें लिखा है आइदर प्रॉफिट और लॉस दैट विल बी शेयर्ड थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट इफ द कैपिटल इज फिक्स्ड। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है when revised values are not to be recorded। तो देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है
in which A and B were sharing profits in 3:2. They decided to admit C as a new partner. और उस कंडीशन में जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो डिसाइड किया गया है 4:3:3। और जिस डेट को ये प्रॉफिट्स हमारे डिसाइड किए गए हैं उस डेट को हमारे पास कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज की बुक वैल्यूज और उनकी रिवाइज्ड वैल्यूज गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है टू बी मेड बिकॉज of the above changes in the values of assets and liabilities. However, old values will continue in the books. Means पार्टनर्स चाहते हैं कि जो बिजनेस के अंदर हम ओल्ड वैल्यूज के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। मीन्स रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। इन दैट केस हम क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो देखिए जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो उसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। तो हम चलते हैं पहले, सबसे पहले वर्किंग नोट की तरफ। तो उससे पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, मशीन है, क्रेडिटर है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है 30,000, मशीन डिक्रीज कर रहा है 10,000, क्रेडिटर 75 से 60 हो गया है, 15,000 डिक्रीज कर रहा है और हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो इंक्रीज कर रहे हैं 5,000। तो आइए वर्किंग नोट पे चलते हैं। हमारा जो एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, वो इंक्रीज कर रहा है 30,000। देन हमारी जो मशीनरी थी वो डिक्रीज कर रही थी 10,000। हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो डिक्रीज कर रहे थे 15,000 और हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसके अंदर चेंज है 5,000। अब देखिए ये जो हमारे करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स आए हैं, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन एसेट्स हमने उसको प्रॉफिट कंसीडर किया है, और अगर हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो वो एक तरीके से हमारा लॉस है। और उसका जस्ट अपोजिट हमारे जो क्रेडिटर हैं, लायबिलिटीज हैं, जब वो डिक्रीज कर रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट की तरह है। और जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो जो लायबिलिटी है, जब वो इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम एज अ लॉस ट्रीट कर रहे हैं। तो इन सभी वैल्यूज को प्लस माइनस करने के बाद हमारा जो नेट अमाउंट आ रहा है दैट इज 30,000। तो जब हम इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमारा सबसे पहला काम होता है कि आपको ये देखना है जो पार्टनर्स हैं कितना गेन कर रहे हैं या कितना सैक्रिफाइस करें। हमारा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी के बीच में वो 3:2 है, और हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन ए बी एंड सी वो है हमारा 4:3:3। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयर निकालें तो हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ऐसे ही अगर हम ए और बी का जब चेंज निकालेंगे, उनके जो प्रॉफिट शेयर के अंदर कितना चेंज आया है, तो ए का पुराना शेयर है 3/5 और जो हमारा बी है उसका पुराना शेयर है 2/5। इसमें से माइनस करेंगे हम इनके न्यू शेयर को, तो ए का नया शेयर है 4/10 और जो हमारा बी है उसका नया शेयर है 3/10। तो यहां से देखिए जब हम इनके चेंजेस को निकालेंगे तो ये माइनस करने के बाद आ रहा है 2/10 1/10। अब यहां देखिए जो चेंज आया है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयर, दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव है। इट मींस ए एंड बी बोथ आर सैक्रिफाइसिंग, दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहां से हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया दैट इज 2:1। तो ए और बी 2:1 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहां देखिए जो हमारा नया पार्टनर है सी वो गेन कर रहा है क्योंकि नया पार्टनर है। तो जब हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो उसके अंदर गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं वो क्रेडिट होते हैं। इट मींस सी डेबिट होगा और जो हमारे ए और बी हैं दे विल बी क्रेडिटेड। तो हमारी जर्नल एंट्री ये होगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जो सी है वो डेबिट कितने अमाउंट से होगा, हमारा जो नेट अमाउंट आया है 30,000 और जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है 3/10। तो सी के अंदर जो हम अमाउंट लिखेंगे दैट विल बी रिटन एज 30,000 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 और ये अमाउंट हमारा आ गया 9,000। अब ये जो 9,000 आया है
इसको जो ये अमाउंट आया है इसको ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या ये अमाउंट ए और बी को मिलेगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया था वो कितना है 2:1। इट मीन्स 9000 का 2/3 ए को मिलेगा और बी को 9000 का 1/3 मिलेगा। तो इन दोनों अमाउंट्स को सॉल्व करके देखिए 6000 और 3000। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री थी व्हेन द न्यू वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो हमारी रिवाइज्ड वैल्यूज हैं, न्यू वैल्यूज हैं, उनको बुक्स में नहीं लिखना है, ओल्ड वैल्यूज के साथ कंटिन्यू करना था और हमें उसके लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना था। आइए चलते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ। When revised और changed values are to be recorded, जब हम अपने बुक्स के अंदर नई वैल्यूज को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है in which W, X and Y are sharing profits in the ratio 7:6:4. We have to pass the journal entries on the admission of Z for 1/5 share in the profit. तो हमारे पास यहाँ पर कुछ 10 एंट्रीज गिवन है, उसके रिगार्डिंग हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये जो एंट्रीज हमारे पास गिवन है दीज आर द चेंज इन अ पर्टिकुलर एसेट्स और लायबिलिटी। हमारे पास जो कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज हैं पर्टिकुलरली उनके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आइए वन बाय वन इन सभी एंट्रीज को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट एंट्री है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹10,000 and book value of the furniture is ₹50,000। हमारे जो फर्नीचर है वो 10,000 इंक्रीज कर रहा है एंड whenever there is increase in assets, हमारा जो फर्नीचर है एसेट्स है, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है एसेट्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्नीचर अकाउंट है वो डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब देखिए हमारा जो पर्टिकुलर एसेट्स है फर्नीचर उसके अंदर चेंज कितना आया है 10,000, तो अमाउंट 10,000। देन वी हैव वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज्ड टू ₹50,000 एंड बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 30,000। हमारे जो मशीनरी की वैल्यू है अभी 50,000 हो गई है और उसका बुक वैल्यू कितना था 30। अगेन एसेट्स इज इंक्रीजिंग, मशीन इंक्रीज कर रहा है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर हमारे एसेट्स के अंदर मशीनरी के अंदर चेंज कितना आया है 20,000, तो अमाउंट 20,000 आ जाएगा। थर्ड की तरफ चलते हैं। स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय ₹4,000। इट मीन्स हमने अपने बुक्स के अंदर स्टॉक की वैल्यूज को 4,000 कम लिख रखा है। जो हमारे एसेट्स की वैल्यू स्टॉक की वैल्यू रियलिटी में 4,000 ज्यादा है। तो जब हम इसको अपने बुक्स में नोट करेंगे तो हम स्टॉक अकाउंट को इंक्रीज करेंगे। इट मीन्स स्टॉक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और अमाउंट हमारा कितना आएगा 4,000। नेक्स्ट वी हैव building is found overvalued by ₹5,000 and book value is ₹30 lakh। ये जस्ट थर्ड वाले का अपोजिट है। हमने अपने बुक्स के अंदर जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यूज को 5,000 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो जब हम उसको कम करेंगे इट मीन्स एसेट्स आर डिक्लाइनिंग। इन दैट केस रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बिल्डिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट और चेंज कितना आया 5,000। नेक्स्ट देखिए, अ बिल ऑफ ₹2,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हैज बीन ओमिटेड टू बी अकाउंटेड। हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को जो हमारा 2,000 है उसको बुक्स के अंदर लिखना भूल गए हैं, तो जब हम नोट करेंगे तो हमारी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। इन दैट केस रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड आवर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस विल बी क्रेडिटेड और हमारा अमाउंट कितना है 2,000। नेक्स्ट वी हैव कार इज टेकन बाय वाई फॉर ₹70,000, बुक वैल्यू ऑफ कार इज 65,000। जो हमारा पार्टनर है वाई उसने बिजनेस के कार को लिया है 70,000 में और उसकी बुक वैल्यू थी 65,000।
तो यहाँ पर देखिए हमारे जो एसेट्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कितना, 5000। तो जब भी हमारा एसेट्स इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हमारा जो एसेट्स है उसमें चेंज कितना आया, 5000। तो ये हमारा एंट्री था रिगार्डिंग द रिवैल्यूएशन। लेकिन इस पर्टिकुलर एसेट्स को, इस कार को वाई ने ले लिया है, तो उस कंडीशन में हम एक और एंट्री पास करेंगे, दैट विल बी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 70,000। नेक्स्ट वी हैव, out of the amount of insurance premium which was debited to profit and loss account, rupees 5,000 is to be carried forward to the next year। हमने इस साल जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसमें जो 5,000 है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो इसमें देखिए ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस का केस है, और जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो हमारा एसेट्स होता है। तो यहाँ पर हमारे एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो जरा एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 5,000। नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास है, there is a claim for damages against firm for which a provision of rupees 15,000 is to be made। damages के लिए हमें एक प्रोविजन क्रिएट करना है 15,000 रुपीज का। तो यहाँ देखिए हमारी जो लाइबिलिटीज है वो इंक्रीज कर रही हैं। तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अगेंस्ट क्लेम फॉर डैमेजेस, और अमाउंट हमारा क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15,000। नेक्स्ट हमारे पास है, देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ रुपीज 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। क्रेडिटर्स के अंदर 10,000 रुपीज की ऐसी लायबिलिटी है विच इज नॉट टू बी पेड, जो कि अब हमें नियर फ्यूचर में पे नहीं करना है। इट मीन्स हमारे जो लाइबिलिटीज हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। इन दैट केस क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट 10,000। देन लास्टली वी हैव an unrecorded accrued income of rupees 12,000 is to be accounted। हमारे पास 12,000 का ऐसा अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम है जिसको कि हमें रिकॉर्ड करना है। तो जो हम रिकॉर्ड करेंगे, हमारा जो एक्रूड इनकम है हमारे लिए एसेट्स होता है। तो यहाँ पर हमारे एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, और जब भी एसेट्स इंक्रीज करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं हम। तो यहाँ पर हमारी एंट्री एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हमारा जो अमाउंट है वो 12,000 है। तो ये हमारी एंट्रीज थी, और जितनी भी एंट्रीज हमने पास की हैं, अगर इन एंट्रीज को हम पोस्ट करें एक नए अकाउंट में दैट इज नॉन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम इन सभी एंट्रीज को पोस्ट करें तो ये हमारा अकाउंट कुछ इस तरीके से बनेगा, इन विच whenever रिवैल्यूएशन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, उन एंट्रीज को हमने डेबिट में लिखा है, और जब हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो उन एंट्रीज को हमने क्रेडिट में लिखा है। तो आफ्टर राइटिंग द ऑल द अमाउंट्स आइदर इन डेबिट और क्रेडिट, जिनके जहां प्लेस है आफ्टर द पोस्टिंग, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैलेंस निकालेंगे। तो जब हम बैलेंस निकालेंगे तो उससे पहले हम ये देखेंगे विच साइड इज लार्जर, वेदर डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पर टोटल करने से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है। तो क्रेडिट का टोटल हमारा आ रहा है 56,000। इस सेम बैलेंस को हम लिखेंगे डेबिट में, और डेबिट साइड में हमारे जो तीन अमाउंट्स हैं उसको हम माइनस करेंगे इस 56,000 में से, और जो माइनस करने के बाद जो हमारा बैलेंस आ रहा है दैट इज 34,000। तो हमारा जो बैलेंस आया वो डेबिट साइड में है, इट मीन्स इट्स अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये जो हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। जब हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे कौन कौन से पार्टनर्स थे, W, X एंड Y। और ये जो प्रॉफिट आया है 34,000, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दैट वाज 764।
तो जो W है उसको कितना मिलेगा, 34,000 का 7/17, नेक्स्ट 6/17 और थर्ड वाले को 34,000 का 4/17। तो ये जो हमारे करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स आ गए 14,000, 12,000, 8,000। तो यहाँ पर हमने जो आपका प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन था दैट वाज 34,000, उसको हमने जो हमारे पार्टनर्स थे तीन W, X एंड Y, उनके बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। सो दिस ऑल वाज अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स and liabilities at the time of admission of a new partner and distribution, whether they wants to record the new values or they wants to record the old values। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपके कोई सजेशन है तो उसको भी प्लीज मेंशन कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।